हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों, एसएससी जेईई 2022 पीवाईक्यू सॉल्यूशन मैंने इस सीरीज को यूट्यूब पर आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। इसका पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी आउट है। पार्ट नंबर 1 में हमने एसएससी जेईई 2022 में इलेक्ट्रिकल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके 3 पेपर्स हुए थे, है ना, 2022 में। उसमें से फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है। टोटल 6 पार्ट में आपको मैं 2022 के पेपर्स को सॉल्व करवाऊंगा 50-50 क्वेश्चन के आसपास करके। आज है पार्ट नंबर 2। ठीक है, हर हफ्ते में आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जिससे 3 हफ्ते में आपका लगभग एक पूरा का पूरा 2022 का पेपर खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे करके हम और आगे के एग्जाम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए ये क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इंक्रीज ड्यू टू इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन। कौन सा लॉस इंक्रीज हो जाता है अगर लुब्रिकेशन सही से नहीं है? तो भाई किसी भी दो चीजों के बीच में अगर लुब्रिकेशन सही से नहीं होगा तो बीच में क्या होगा? घर्षण होगा। घर्षण मतलब फ्रिक्शन होगा। तो कौन सा लॉस इंक्रीज हो जाएगा? सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन। अच्छा सर, विंडेज लॉस किसकी वजह से आता है? तो विंडेज लॉस आता है एयर फ्रिक्शन की वजह से। तो मैकेनिकल पार्ट्स आपस में टकरा रहे हैं, दैट इज फ्रिक्शन, और एयर फ्रिक्शन की वजह से हो गया विंडेज लॉस। अंडरस्टूड? एक और क्वेश्चन है, देखिए, कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप इन 13 ओम रेजिस्टेंस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल वोल्टेज डिवीजन लगा देना है। 40 इंटू 13 डिवाइड बाय 20 तो आ जाएगा 26 वोल्ट, है ना। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है दोस्तों, है ना। इसमें जेनर डायोड का न्यूमेरिकल पूछा गया है आपसे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का है ये। वैल्यू ऑफ जेनर करंट आपको निकालना है इस सर्किट के अंदर। तो देखिए यहां पे आपको 20 वोल्ट दिया गया है इस पूरी की पूरी ब्रांच के अक्रॉस। अब ये जो जेनर डायोड है और ये जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये दोनों किस में है दोस्त? पैरेलल में है। तो 20 वोल्ट यहां भी आ जाएगा। तो इसमें जो आने वाली करंट होगी वो कितनी होगी? 20 मिली एम्पियर। हाँ या ना? बिल्कुल सही। अब इस नोड से लेके इस नोड के बीच में आप देखिए, ये 30 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट है। इसमें आप करंट अगर ले लोगे आई, तो यहां का ये जो आई करंट है ये भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। 30 माइनस 20 डिवाइड बाय 100 ओम का रेजिस्टेंस, मतलब 10.1 एम्पियर, या 100 मिली एम्पियर भी कह सकते हैं इसको। 100 मिली एम्पियर इधर हो गया, 20 मिली एम्पियर इधर हो गया। तो जेनर की करंट कितनी बचेगी मेरे दोस्त? इसमें 100 मिली एम्पियर है तो सर 80 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा, मतलब 0.08 एम्पियर। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, काफी सिंपल रहता है ये जेनर डायोड का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वेवफॉर्म्स। अलग अलग वेवफॉर्म्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द करंट ऑफ वोल्टेज फॉर यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म्स और सिग्नल रिमेन्स द सेम ऑल्दो वेरिंग इट नेवर क्रॉसेस द जीरो लाइन। कुछ अजीब सा स्टेटमेंट है, थोड़ी देर में अभी मैं इसको भी समझाऊंगा आपको। देखिए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नॉन पीरियोडिक वेवफॉर्म्स आर दोज दैट वेरी एंड रिपीट। क्या नॉन पीरियोडिक वेवफॉर्म्स रिपीट करती हैं? जी नहीं, तो नॉट करेक्ट तो यही हो गया। और पढ़ लेते हैं। द पीरियोडिक टाइम फॉर अ स्क्वायर वेव इज स्टिल द टाइम फॉर अ कंप्लीट साइकिल। जो पीरियोडिक टाइम होता है वो किसी भी वेवफॉर्म का क्या होता है? उस साइकिल को पूरा कंप्लीट करने के लिए जो समय लगता है, ये सही है। बाई डायरेक्शनल वेवफॉर्म में पॉजिटिव नेगेटिव साइन दोनों होते हैं, ये भी सही है। अब देखो पहले स्टेटमेंट पे आते हैं, क्या बोल रहा है? करंट ऑफ वोल्टेज फॉर यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म्स और सिग्नल रिमेन्स द सेम। मतलब अगर कोई यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है इस तरीके से, या फिर यूनिडायरेक्शनल का वेवफॉर्म मतलब होता है इस तरीके से, या फिर यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है मतलब इस तरीके से, कुछ भी हो, केवल एक ही वैल्यू रहे। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव रहे, तो इट नेवर क्रॉसेस द जीरो लाइन। बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डीसी सिग्नल की बात कर रहा है ऊपर। चलो मैं जरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये है, इफ द मैक्सिमम डिमांड इज 100 किलोवाट, अगर मैक्सिमम डिमांड 100 किलोवाट की है मेरे दोस्त, लोड फैक्टर 100% हो, तो यूनिट्स जनरेटेड पर एनम कितना आएगा? तो ये एनुअल लोड फैक्टर है बेसिकली, जो कि किसके बराबर होता है? यूनिट्स पर एनम कितनी जनरेट हुई है विद रेस्पेक्ट टू मैक्सिमम डिमांड, और टाइम आ जाएगा यहां पर पूरे की पूरे साल का, दैट इज 8760। तो इसको याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है ना, चलो
ये यूनिट्स जनरेटेड होना चाहिए वैसे सही तरीके से लिखा जाए तो, यूनिट्स जनरेटेड पर एनम। अब आपको ये यूनिट जनरेटेड निकालना है। 100% लोड फैक्टर है, मतलब 1 इंटू मैक्सिमम डिमांड है आपकी 100 किलोवाट की, 100 इंटू 8760 किलोवाट आवर। ठीक है, क्योंकि किलोवाट में दिया था तो मैंने 100 और किलोवाट इधर लिख दिया, और 8760 आवर्स है तो बस खत्म। तो ये आ जाएगा 876 दोस्त मेगावाट आवर, इतना यूनिट जनरेट होगा आपका। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का है। द कॉइल ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर है ना इज हाईली, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की जो कॉइल है वो क्या होती है? तो देखिए ये है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें 2 सैलिएंट पोल्स होते हैं। स्टेटर में क्या होते हैं? 2 सैलिएंट नेचर के पोल्स होते हैं, देखो ये और ये। सैलिएंट नेचर मतलब इसमें एक ऐसा ये इस टाइप का ये नेचर आता है ना। चलो, तो ये बाहर की तरफ निकले हुए पोल्स को सैलिएंट पोल्स कहते हैं, प्रोजेक्टेड पोल्स है ना। तो ये 2 पोल्स हैं। अब इन पोल्स में क्या होता है, छोटे से हिस्से में एक शेडिंग कॉइल काट के लगा देते हैं। देखो इस पोल को थोड़ा सा काटा और इसमें एक शेडिंग कॉइल लगा दी गई है, इधर भी और इधर भी ये लगा दी गई है। ये शेडिंग रिंग या शेडिंग कॉइल कहलाती है, और ये होती है कॉपर की, और इसमें करंट फ्लो करता है, और ये होती है हाईली इंडक्टिव। क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। करंट फ्लो मतलब इसमें करता है बाइंडिंग में, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो ये हाईली इंडक्टिव नेचर की होती है दोस्त। और एक और चीज भाई, जो आपका रोटर होता है शेडेड पोल मोटर में, बहुत सारे बच्चे हमेशा इसको भूल जाते हैं, ये स्क्वायरल केज टाइप का रोटर होता है। अच्छा, वैसे तो किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमेशा स्क्वायरल केज रोटर ही होता है। ठीक है, ओके, चलो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं यार एसएससी जेईई में, है ना। अगर आपने अच्छे से थोड़ी बहुत भी स्टडी की है ना तो आप आराम से बना लोगे। बस कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वहां पर आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में बस ध्यान रख के पढ़ना होगा, है ना, कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो सब। अब देखो ये बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कैरिंग कंडक्टर्स इज ट्रिपल्ड। तो 2 पैरेलल कंडक्टर्स जब करंट कैरी कर रहे होते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई डी। इसको ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो जो डिस्टेंस है उसको ट्रिपल कर दिया है तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, तो सीधा सीधा 1/3 रह जाएगा फोर्स। ठीक है ना। तो म्यू नॉट I1 I2 एल अपॉन 2 पाई डी, ये 2 कंडक्टर्स के, 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में लगने वाला फोर्स है। जैसे कि ये सेम डायरेक्शन में है तो यहां पर लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होते तो रिपल्शन लगता। इस क्वेश्चन को देखो, देखो एग्जाम के अंदर ना अगर कोई चीज दिक्कत देती है तो वो इसी टाइप के क्वेश्चंस देते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पढ़ के तो जाते हैं लेकिन एग्जाम में हमेशा भूल जाते हैं भाई। जब तक एग्जाम जाते हैं तो मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में होते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाने होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये एडवांटेज डिसएडवांटेज वाली चीजें भूल जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन में गलती करके आ जाते हैं। तो अगर आप लोग कभी भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स में हमेशा जो भी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसमें इस टाइप के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हमेशा लिख लीजिएगा, जिससे बार बार उन चीजों को हम रिवाइज कर सकें। क्योंकि रटने के अलावा हमारे पास और कोई भी तरीका नहीं है इसको याद रखने का। समझ भी कितना सकते हैं, समझ भी लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो रटाई चाहिए ही चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि केबल बिछाने के जो 2-3 तरीके होते हैं उसमें से एक मेथड होता है डायरेक्ट लेइंग, डायरेक्ट गड्ढा खोल के सीधे केबल बिछा देना। तो इसमें से कौन सा एक डिसएडवांटेज नहीं है? ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं। डायरेक्ट लेइंग मेथड क्या होता है, सीधे के सीधे गड्ढा खोदो, मिट्टी डालो नीचे, फिर केबल बिछाओ, फिर मिट्टी डालो, ऊपर से ईंट लगा दो और ये पूरा काम खत्म, केबल बिछ गई। अब इसमें ये मेथड क्या है, सिंपल है और सस्ता है। गड्ढा खोदो, केबल डाल दो, बात खत्म। इसमें जो हीट जनरेट होगी वो इजीली डिसिपेट हो जाती है। बहुत सारे बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि ऊपर से मिट्टी डाल दी तो हीट का जाएगी। तो मिट्टी अंदर से नमीदार होती है, उसमें थोड़ी सी नमी होगी तो वो हीट सोख लेगी अपने अंदर। ठीक है, तो इसमें हीट बहुत अच्छे से डिसिपेट हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई अगर कोई केबल में फॉल्ट हो गया तो क्या आप बार बार गड्ढा खोद के देखोगे?
करना तो वही पड़ेगा, यस। तो इसमें फॉल्ट लोकेशन क्या है, काफी डिफिकल्ट है। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि बार बार आपको अगर केबल को सही करना है तो गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर केबल में कोई और ऑल्ट्रेशन करनी है, नई केबल बिछानी है तो और ज्यादा गड्ढा खोदना पड़ेगा, वो भी आसान नहीं है। इसके अलावा इसको हम लोग शहर के अंदर यूज नहीं कर सकते, कि शहर में थोड़ी ना बार बार गड्ढा खोदेंगे बीच बाजार में, तो कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजेस्टेड एरियाज, मेट्रो सिटीज वगैरह। दूसरा मेथड क्या है, ड्रॉइंग मेथड है। ड्रॉइंग मेथड में क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा पानी की पाइपलाइन बिछती है, पानी की पाइपलाइन सड़क के नीचे बिछती है, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ कुछ टाइम के बाद मैन होल्स दिए होते हैं जहां से आदमी उतर सकता है। तो दूसरा मेथड यही है जिसमें मैन होल्स दिए होते हैं, जिसमें कुछ कुछ दूरी बाद वहां से केबल को एक्सेस किया जा सकता है, गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी की पूरी, है ना, बार बार। तो इससे क्या होता है, एडिशन करना किसी केबल में, रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाता है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन लोअर्स द अकरेंस ऑफ फॉल्ट। ऊपर से कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, तो बेसिकली मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी इसमें अच्छी खासी है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हीट डिसिपेट नहीं हो पाती और सबसे ज्यादा कॉस्टली है, कॉस्टलीएस्ट मेथड है ये। ठीक है, तो ये दो मेथड है मेन। फिर देखो डिसएडवांटेज कौन सा नहीं है, तो देखो मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है। क्या ड्रॉइंग में डायरेक्ट लेइंग मेथड में ये डिसएडवांटेज है? जी हाँ, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है। लोकलाइजेशन ऑफ फॉल्ट इज डिफिकल्ट, यस। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजेस्टेड एरियाज, यस। बट हीट कैन बी डिसिपेटेड इजिली, ये इसका एडवांटेज है, ना कि डिसएडवांटेज। तो नॉट अ डिसएडवांटेज, दैट इज ऑप्शन बी। ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपने सही कर लिए ना, तो बस आप हमेशा 2-3 क्वेश्चन ज्यादा करोगे किसी नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट से। ठीक है, चलो। विच इज ट्रू अबाउट द सर्किट शोन बिलो। तो भाई देखो, ये एक डायोड वाला सर्किट दे रखा है, इसमें बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड बिकॉज इट कंटेन्स डायोड। हमें पता होना चाहिए कि सुपरपोजिशन थ्योरम लगती है लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स पे। किस पे लगती है? लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स पे लगती है। और डायोड कैसा है आपका? नॉन लीनियर है। सुपरपोजिशन थ्योरम लगती है लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स पे, डायोड है नॉन लीनियर, इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, है ना। चलिए, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट साइन वेव। कौन सा करेक्ट नहीं है? ये भी एक दिक्कत है भाई, बड़ी समस्या है कि भाई हर एक क्वेश्चन में ध्यान से ये पहचानना होता है कि करेक्ट पूछ रहा है या नॉन करेक्ट पूछ रहा है। अभी देखो, इसमें पूछा था नॉट अ डिसएडवांटेज, फिर पूछ लिया विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ट्रू, फिर पूछ लिया नॉट करेक्ट। तो यार यही बस प्रैक्टिस है, आपके दिमाग की प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, दिमाग सही काम कर रहा होगा, उतना अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, सिली मिस्टेक कम से कम होगी मतलब। तो विच इज नॉट करेक्ट अबाउट साइन वेव, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, होता है। आरएमएस वैल्यू 0.7 टाइम्स होती है पीक वैल्यू के, जी हाँ, वी आरएमएस बराबर Vm/√2, जो कि 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू हो जाएगा या मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। टाइम पीरियड इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। क्या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड टाइम पीरियड होता है? जी नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी होता है। पीक वोल्टेज इज अनदर नेम फॉर एम्पलीट्यूड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात कही है इसने, यहीं से हमें बस अब इस चीज को समझ लेना है कि कभी भी अगर क्वेश्चन में हमसे एम्पलीट्यूड पूछा जाए साइन वेव का, मतलब कहीं ना कहीं हमें उसकी पीक वोल्टेज निकालनी है। इस तरीके से तैयारी करनी है कि ऐसे ऑप्शंस पढ़ पढ़ के आप लोग कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड कर सके, है ना। तो यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया कि पीक वोल्टेज ही एम्पलीट्यूड कहलाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब से लेजर लाइट। लेजर क्या होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा लेजर की फुल फॉर्म, है ना, काफी सिंपल है। तो लेजर की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, लेजर एक मोनोक्रोमेटिक होता है, एक सिंगल कलर का लाइट इसमें से निकलता है, मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर। कोई भी नॉन लेजर लाइट है या फ्लैश लाइट है वो पॉलीक्रोमेटिक होता है, उसमें से अलग अलग कलर्स की लाइट निकलती है। जो लेजर है वो कोहेरेंट होती है, सारी की सारी रेस एक ही पैरेलली होती है, यहां पे ये नॉन कोहेरेंट है। कॉलीमेटेड होता है, सिंगल डायरेक्शन में आपका लेजर लाइट फोकस्ड होता है, सिंगल डायरेक्शन। और कोई फ्लैश लाइट आपकी डाइवर्जेंट नेचर की होती है, तो कॉलीमेटेड भी समझ में आ जाएगा, सिंगल डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट लेजर लाइट।
ये क्वेश्चन देखिए डेटा वाला क्वेश्चन है, याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे, खत्म काम, एक नंबर गया। तो रेड लाइट एमिटेड बाय रूबी लेजर इन वेवलेंथ ऑफ इज वेवलेंथ ऑफ, तो रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है। तो अगर आप लोग देखिए पेड कोर्सेस का यही फायदा है कि सारी चीजें मैं आपको तरीके से सारी चीजें लिखवाता हूं, ठीक है। तो ये मैंने करवाया हुआ है ऑलरेडी कि देखो विजिबल स्पेक्ट्रम में आप सबने पढ़ा होगा स्कूल के टाइम पे विबिक्योर होता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसमें से रेड लाइट की वेवलेंथ हमसे पूछ रहा है। ये स्पेक्ट्रम 4000 से 7500 एमस्ट्रॉन्ग या फिर कभी कभार 3600 एमस्ट्रॉन्ग से 7000 एमस्ट्रॉन्ग का होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखी है वैल्यूज। तो 4000 से 7500 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में वेवलेंथ की वैल्यू होगी, या फिर 3600 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 7000 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में, ठीक है। तो लगभग लगभग 7000 एमस्ट्रॉन्ग। अब एक एमस्ट्रॉन्ग कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर या फिर 0.1 नैनोमीटर, ये होता है एक एमस्ट्रॉन्ग। 7000 एमस्ट्रॉन्ग कितना हो जाएगा आपका, लगभग लगभग 700 नैनोमीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो लगभग लगभग 700 नैनोमीटर होगी, ठीक है दोस्त। चलो, रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर केवीए में ही क्यों होता है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी रेटिंग हमेशा डिपेंड करती है कितने लॉस उसमें जनरेट हो रहे हैं। रेटिंग किस पे डिपेंड करती है, लॉस पे। लॉस कौन से होते हैं, कॉपर लॉस एंड कोर लॉस। कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। कोर लॉस किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। इसीलिए रेटिंग किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे और करंट पे, मतलब केवीए, वी इंटू आई। तो टोटल लॉस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट, समझे। चलो बढ़िया। केबल की ग्रेडिंग क्यों की जाती है। केबल के अंदर क्या होता है ना कि उसकी कंडक्टर की सरफेस पे, फिर इंसुलेशन पे और बाकी लेयर्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहा जाता है ना। तो भैया केबल में अलग अलग लेयर पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्ट्रेस अलग अलग पड़ रहा है। उसकी वजह से क्या होता है कि भाई कि कोई पार्ट खराब होने की संभावना होती है। इंसुलेशन जल गया, जहां पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा वो पार्ट खराब हो जाएगा। हम चाहते हैं कि केबल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आए, सही तरीके से, मतलब यूनिफॉर्म रहे सब कुछ, है ना, सेम वैल्यू आए इलेक्ट्रिक फील्ड की हर एक लेयर में। उसके लिए क्या किया जाता है मेरे दोस्त, केबल की ग्रेडिंग की जाती है। दो तरीके की होती है, एक कैपेसिटेंस और एक इंटरशीथ। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ये रही। इसमें क्या करते हैं, देखो जैसे अलग अलग लेयर्स ले ली मैंने, देखो ये एक कंडक्टर हो गया, उसके ऊपर ये पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर। तो इसमें क्या है, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू को चेंज कर देते हैं हम लोग। डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटीज के डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं। डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटी के डाइलेक्ट्रिक्स को यूज करते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में टू अचीव यूनिफॉर्म स्ट्रेस। और इंटरशीथ ग्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, देखो सेम रिलेटिव परमिटिविटी है, बट हर एक कंडक्टर, फिर उसके ऊपर की ये जो मेटल की शीट होती है, ये इन सबका वोल्टेज अलग अलग होता है, V2, V1, 0। तो इंटरशीथ ग्रेडिंग में वोल्टेजेस अलग अलग होते हैं और कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होती है। ये डिफरेंस है, ठीक है भाई। चलिए यहां पे देखो, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडक्टर की सरफेस पे आप देखिए सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैक्सिमम होता है कंडक्टर की सरफेस पे, और जैसे जैसे कंडक्टर से दूर जाते जाते हैं तो इंसुलेटर की सरफेस पे ये मिनिमम हो जाता है, पहले मैक्सिमम और फिर मिनिमम, ठीक है। ये मैक्सिमम का फॉर्मूला रहा, ये मिनिमम का फॉर्मूला रहा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ग्रेडिंग ऑफ केबल क्यों की जाती है, टू अचीव यूनिफॉर्म स्ट्रेस। इतना अच्छे से डिटेल में जब सॉल्यूशन अगर हम करते हैं, समझते हैं, तो इससे हमारे और भी बहुत सारी चीजें सीखते भी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं भाई। तो इसीलिए मेरे ये चैनल पे जो भी वीडियोस आती हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहती है ना भाई। मैं इसी तरीके से सॉल्यूशन को हमेशा डील करता हूं।
अगला क्वेश्चन, अब अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है और सीखने को मिल रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है पूरा वीडियो कवर करने के बाद या अभी तक भी। ठीक है, चलो। पावर फैक्टर इज हाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इन ए ट्रांसफॉर्मर? किसमें ज्यादा होता है पावर फैक्टर? तो देखो, एक ओसी टेस्ट होता है मेरे दोस्त, एक एससी टेस्ट होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट देखो ये है, कहां पे किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट? एलवी पे किया जाता है, लो वोल्टेज पे। एचवी साइड को ओपन सर्किट कर देते हैं। ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, इसको कहां किया जाता है? एचवी साइड पे। एलवी साइड को क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ये आपको पता होगा क्यों करते हैं। अब ओपन सर्किट टेस्ट में कौन सा होता है? लो पावर फैक्टर होता है, जनरली 0.3 टू 0.4 लैख। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में लगभग 0.5 से 0.6 का पावर फैक्टर होता है, मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा होता है ना। 0.5 0.6 पावर फैक्टर होता है, तो ओपन सर्किट से ज्यादा है। तो बोल रहा है किस में ज्यादा है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। ठीक, अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा स्टेटमेंट अबाउट आर्मेचर रिएक्शन ऑफ ऑल्टरनेटर इज नॉट ट्रू विद यूनिटी पावर फैक्टर? तो देखिए, पहले मैं आपको आर्मेचर रिएक्शन समझा देता हूं ऑल्टरनेटर की क्या होती है। देखो, यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या होता है आपका? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर की होती है। अगर ZPF लैगिंग है, ZPF लैगिंग मतलब प्योरली इंडक्टिव लोड है अगर आपके पास, तो फिर सिर्फ डीमैग्नेटाइजिंग ऑल्टरनेटर की बात चल रही है। जीरो पावर फैक्टर लीडिंग है, तो मैग्नेटाइजिंग नेचर की आर्मेचर रिएक्शन होती है ना, प्योरली कैपेसिटिव। ठीक है सर, ये तो हमें भी पता है। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी समझाता हूं। देखो, आर्मेचर रिएक्शन ऑल्टरनेटर का यूनिटी पावर फैक्टर के लिए यहां पे ये फेजर डायग्राम है, इसको हमें समझना होगा। हमारे ऑल्टरनेटर में एक तो रोटर से फ्लक्स पैदा होता है, उसे फील्ड फ्लक्स कहते हैं, ये मेन फ्लक्स। एक स्टेटर में जो आर्मेचर करंट होती है उसकी वजह से फ्लक्स आता है, उसे हम आर्मेचर फ्लक्स कहते हैं ये। तो भाई, कभी भी किसी भी मशीन में, चाहे डीसी हो, मतलब इंडक्शन हो, सिंक्रोनस हो, कोई सा भी हो, मतलब ट्रांसफार्मर हो, एसी मशीन की बात कर रहा हूं, ट्रांसफार्मर हो, इंडक्शन हो, सिंक्रोनस हो, हमेशा मेन फ्लक्स इधर रहेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 90 डिग्री लैग करेगा। तो ये देखिए, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये 90 डिग्री लैग कर रहा है मेन फ्लक्स से। अब चूंकि यूनिटी पावर फैक्टर है तो करंट इसी के फेज में आ जाएगा, वोल्टेज के फेज में आ जाएगा, और करंट और फ्लक्स सेम फेज में तो रहते ही है, तो जो करंट है वही फ्लक्स आएगा। तो मेन फ्लक्स ऐसे है और आर्मेचर फ्लक्स ऐसे है, तो क्या कर रहा है? एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे दोस्त? क्रॉस 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 कर रहा है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर का आर्मेचर रिएक्शन आएगा। यहां पे क्या समझ में आ रहा है हमें? देखिए, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल के मैक्सिमम पर मेन फ्लक्स है, देखो ये मेन फ्लक्स, फिर यहां पर नीचे सबसे नेगेटिव, फिर यहां पर मैक्सिमम। दोनों के बीच में एंगल कितना है आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स के बीच में? 90 डिग्री का। तो आर्मेचर फ्लक्स देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर मेन फ्लक्स यहां से स्टार्ट हो रहा है तो आर्मेचर फ्लक्स यहां से स्टार्ट हो रहा है, 90 डिग्री बाद स्टार्ट हो रहा है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में आर्मेचर फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग की बात करेंगे तो ये प्योरली इंडक्टिव लोड हो जाएगा। इसमें देखिए, मेन फ्लक्स यहां है और आर्मेचर फ्लक्स इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऐसे तो एक ऐसे, तो ये हो गया डीमैग्नेटाइजिंग नेचर। अब वेवफॉर्म के हिसाब से देखोगे तो ये रहा मेन फ्लक्स का मैक्सिमम। मेन फ्लक्स यहां से स्टार्ट होगा, तो आर्मेचर फ्लक्स कितने बाद स्टार्ट होगा? सर 180 बाद, मतलब हाफ साइकिल के बाद देखो आर्मेचर फ्लक्स स्टार्ट हो रहा है यहां से, मेन फ्लक्स स्टार्ट हो रहा है यहां से। तो भाई, अगर मेन फ्लक्स का पॉजिटिव है तो आर्मेचर फ्लक्स का उसके नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव। तो इस तरीके की वेवफॉर्म बनेगी ZPF लैगिंग के लिए। फिर ZPF लीडिंग भी है, मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों सेम फेज में होते हैं, तो मैग्नेटाइजिंग सपोर्टिंग नेचर का है। तो देखो, ये रहा मेन फ्लक्स, ये रहा आर्मेचर फ्लक्स। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो, द मैक्सिमम ऑफ फंडामेंटल वेव ऑफ द फील्ड विल बी अपोजिट टू दी पोल सेंटर्स। तो समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, चलो अभी छोड़ते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटर करंट एंड फ्लक्स ऑफ एन ऑल्टरनेटर, स्टेटर करंट मतलब आर्मेचर, एंड फ्लक्स ऑफ एन ऑल्टरनेटर विद जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट। क्या यूनिटी पावर फैक्टर के लिए जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है? बोलिए, बिल्कुल होता है, तो सही है ये तो। आर्मेचर रिएक्शन इज डायरेक्टेड टू परपेंडिकुलर टू मेन एमएमएफ, बताओ क्या मेन एमएमएफ ये था आपको और आर्मेचर एमएमएफ उससे परपेंडिकुलर था? ये भी सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटर करंट एंड फ्लक्स ऑफ एन ऑल्टरनेटर विद 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, क्या यूनिटी पावर फैक्टर में ये आएगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है, देखो कह रहा है कि जो वेव है आपकी फंडामेंटल वेव है फील्ड की, उसका मैक्सिमम वैल्यू विल बी अपोजिट टू दी पोल सेंटर्स, है ना। तो बेसिकली क्या है कि ये फंडामेंटल वेव की बात कर रहा है बस, और कुछ नहीं। पोल सेंटर्स के जस्ट अपोजिट, तो देखो ये पोल सेंटर्स है, पोल के सेंटर है, उसके यहां पर वैल्यू दे रखी है। यहां पर नॉर्थ साउथ के अंडर में, मतलब साउथ पोल का सेंटर है, ये पोल का सेंटर है ना, उसके अपोजिट यहां पे ये मैक्सिमम है, फिर यहां पे ये मैक्सिमम है, यहां पे ये मैक्सिमम है, तो सही चीज है ना। तो ये जनरल स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया तीनों के तीनों? ओके, चलो अगला क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग एसी एंड डीसी? एसी एंड डीसी में कौन सा सही है? एसी डिस्ट्रीब्यूशन और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो देखो डीसी में वोल्टेज ड्रॉप अकर्स ओनली ड्यू टू रेजिस्टेंस, क्या ये सही है? बिल्कुल। एसी में वोल्टेज ड्रॉप अकर्स ओनली ड्यू टू रेजिस्टेंस, गलत बात है। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस कहां चले गए? एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडक्टिव इफेक्ट इज इग्नोर्ड, गलत बात, तो ओनली ए सही है ना। चलो अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताओ। द डुअल नेटवर्क निकालना है हमें। देखो डुअल क्या होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। देखो रेजिस्टेंस अगर कोई सर्किट में लगाए तो उसका डुअल नेचर होता है कंडक्टेंस, मतलब उसकी जगह कंडक्टेंस आ जाएगा, इंडक्टेंस की जगह कैपेसिटेंस आ जाएगा, इंपीडेंस की जगह एडमिटेंस आ जाएगा, वोल्टेज की जगह करंट आ जाएगा, वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स आ जाएगा, कहीं पर नोड दिया है तो मैश आ जाएगा, सीरीज पाथ है तो पैरेलल हो जाएगा, ओपन सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट, केसीएल का, केवीएल, थेवेनिन का, नॉर्टन, स्टार का, डेल्टा, और चार्ज का फ्लक्स लिंकेज, ये सभी के सभी एक दूसरे के डुअल होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है इस तरीके से, बताओ ये तीनों किस में है? सर सीरीज में है, तो किस में आ जाएंगे? ये पैरेलल में आ जाएंगे। वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स बना देंगे, 10 वोल्ट की जगह 10 एम्पियर, 3 हेनरी इंडक्टर है, इंडक्टर का कैपेसिटेंस हो जाएगा, इंडक्टर का क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस हो जाएगा। कितनी वैल्यू का? 3 फैराड का। कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस हो जाएगा। वैल्यू हमेशा सेम रहती है, 2 हेनरी का। तो ये आंसर आ गया आपका डुअल का। एक करंट सोर्स ऑफ 10, इंडक्टर 1/2, जी नहीं। करंट सोर्स 1/10, करंट सोर्स 10, इंडक्टर 2 हेनरी एंड कैपेसिटर 3 फैराड, जी हाँ, आंसर इज डी। ठीक है, समझ में आ गया ना। सीरीज को पैरेलल में कर देना है और वैल्यू सेम रखनी है, बस उनका नेचर बदल देना है, एल की जगह सी, सी की जगह एल। हिस्टेरेसिस लॉस किस चीज पे डिपेंड करता है? क्या होता है हिस्टेरेसिस लॉस? के एच इंटू मैक्सिमम पावर, बी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वॉल्यूम। किस पे डिपेंड करता है? स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी नहीं, एडी करंट लॉस भी लिखवा देता हूं, ये क्या होता है? के ई इंटू बी मैक्स स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, थिकनेस स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो स्क्वायर ऑफ फ्लक्स डेंसिटी लिखा है, वो एडी करंट लॉस डिपेंड करता है, ना कि हिस्टेरेसिस। स्क्वायर ऑफ हिस्टेनमेट्स कोएफिशिएंट, ये भी गलत है। स्क्वायर ऑफ थिकनेस ऑफ मटेरियल, ये भी एडी करंट के लिए सही होता। तो क्या फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जी हाँ, पीएच प्रोपोर्शनल है, देखो फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा और बाकी सभी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एनर्जी मीटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? भाई एनर्जी मीटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं मेरे दोस्त? एक ब्रेकिंग मैग्नेट, जो कि परमानेंट मैग्नेट होती है, उसको लगाया जाता है एनर्जी मीटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसकी डिस्क की स्पीड को। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे जो स्पीड होता है आरपीएम में,
वो इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क। ठीक है, तो जो डिस्क हमारी घूम रही है उसकी स्पीड हमेशा इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होता है सेंटर से कितनी डिस्टेंस है उसके। अगर ज्यादा दूर कर दोगे मैग्नेट को, ज्यादा डिस्टेंस कर दोगे तो फिर स्पीड घट जाएगी, और अगर मैग्नेट को पास ले आओगे सेंटर के तो स्पीड बढ़ जाएगी। सिंपल। तो क्या है, स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेकिंग मैग्नेट। ब्रेकिंग मैग्नेट बोलते हैं इसे, परमानेंट मैग्नेट। इसका शेप कैसा है, सी शेप है, सी शेप। ठीक है दोस्त। अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज फेड विद अ रेटेड सप्लाई, ओके, एंड ऑपरेट्स एट नो लोड। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर नो लोड पर है। इफ द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज एयर कोर, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एयर कोर अगर किसी ट्रांसफॉर्मर में होगा तो कोई भी सैचुरेशन इफेक्ट नहीं आएगा उसमें, मतलब हवा में है इंडक्टर की कॉइल, कोई आयरन कोर नहीं है, तो वेवफॉर्म ऑफ स्टडी स्टेट मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई वुड बी अ। हम किसी भी ट्रांसफॉर्मर में क्या प्रोवाइड करते हैं हमेशा, साइनसोइडल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, वीएम साइन ओमेगा टी, है ना। जी हाँ सर। इसमें से करंट फ्लो होती है आई म्यू, उसकी वजह से क्या आता है, फ्लक्स आता है इसमें ट्रांसफॉर्मर में, फाई फ्लक्स आता है। तो जनरली ट्रांसफॉर्मर में अगर आयरन की कोर होती है तो फिर कैसा वेवफॉर्म होता है पहले वो समझ लीजिए। अगर फ्लक्स वेवफॉर्म, मतलब फ्लक्स हमेशा ज्यादातर क्या होता है, साइनसोइडल। साइनसोइडल फ्लक्स के लिए जो करंट ड्रॉ होती है वो हमेशा पीकी नेचर की होती है, इसमें थर्ड हार्मोनिक होता है। पीकी नेचर की करंट आपकी होती है, ये आयरन कोर के लिए बात चल रही है। मतलब अगर आपका एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर है और कोई बोले कि आपने साइनसोइडल वोल्टेज लगाया है तो फिर करंट कैसी ड्रॉ होगी, तो आप बोलोगे पी की नेचर। लेकिन यहीं पे अगर एयर कोर हो जाता है तो एयर कोर में जो फाई है और आई है, इसका ग्राफ कैसा होता है, लीनियर। मतलब फाई प्रोपोर्शनल टू आई या आई प्रोपोर्शनल टू फाई कह लीजिए। कहने का मतलब जैसा फ्लक्स का वेवफॉर्म होगा वैसा ही करंट का होगा, तो करंट इसमें भी क्या होगी, साइनसोइडल। मतलब फ्लक्स भी साइनसोइडल एज वेल एज करंट भी साइनसोइडल, ये सिर्फ और सिर्फ एयर कोर के लिए होगा। ठीक है दोस्त, काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला, है ना। अच्छे क्वेश्चन आए हैं 2022 के पेपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन थ्योरम किसके लिए लगता है, वोल्टेज के लिए लगता है, करंट के लिए लगता है, पावर के लिए नहीं लगता। तो बोथ वोल्टेज एंड करंट बट नॉट पावर। टीयूएफ, देखो फिर से डेटा वाला क्वेश्चन आ गया। एक आपका रूबी लेजर वाला आया था, रेड लाइट का वेवलेंथ पूछा था, अब एक और डेटा वाला क्वेश्चन आ गया। टीयूएफ कितना होता है, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो देखो तीन तरीके के रेक्टिफायर है, हाफ वेव और फुल वेव में दो टाइप के, सेंटर टैप और ब्रिज। इसमें ये पूरा का पूरा चार्ट है, इसको देख लेना। इसमें जनरली याद रखने वाली चीज होती है आपकी, एक तो रिपल फैक्टर जो कि ये 1.21 होता है हाफ वेव का, सेंटर टैप और फुल वेव का रिपल फैक्टर कम होता है, मतलब ज्यादा अच्छे होते हैं। सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू हाफ वेव, जिसमें रिपल ज्यादा, मतलब उसमें हार्मोनिक ज्यादा, तो हाफ वेव थोड़ा सा खराब है। एफिशिएंसी के बेसिस पे भी देखोगे तो 40% होती है लगभग यहाँ पे, और इसका दुगना कर दोगे तो 81 होती है यहां पर। लास्ट बचता है याद करने वाला टीयूएफ। तो देखो क्या होता है, 0.287 आपको हाफ वेव का याद रखना है। 0.287 जो सेंटर टैप होता है ना, उसकी दो वैल्यूज देता है पेपर में, कभी कुछ तो कभी कुछ, 0.57 एंड 0.693। तो आपको ये दोनों वैल्यूज ही याद रखनी होंगी, ठीक है, 0.573 एज वेल एज 0.693। और अगर ब्रिज रेक्टिफायर की बात करोगे तो इसको याद रखना बड़ा सिंपल है। एफिशिएंसी कितनी होती है, 81.2%, मतलब 0.812, तो यही इसकी टीयूएफ है, 0.812। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। तो कितना हो जाएगा, 28.6 एंड 57.2%। देखो यहां पे ये दे रखा है 0.572। तो भाई कौन सा सर हम सही माने, कौन सा दिया होगा सेंटर टैप का,
तो भाई कोई भी एक ऑप्शन देता है, या तो 57% वाला देगा या 69% वाला देगा, तो आपको हमेशा दोनों में से एक मार्क कर देना है। सर ये आता कैसे है? तो देखो यार, यहां पे दिया भी है। होता क्या है कि सेंटर टैब में एक प्राइमरी साइड का TOF निकलता है, वो इतना होता है, एक सेकेंडरी साइड का निकलता है, वो इतना होता है, और एक टोटल निकलता है इन दोनों का एवरेज, जो कि इतना होता है। तो या तो हमें ये पूछ लेता है या फिर हमें ये पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फेजर को लेके, साइनोसॉइडल क्वांटिटीज में फेजर क्या होता है। देखिए फेजर जो है ना, वो एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी का जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैंने लिख दिया V ऑफ t बराबर 2 साइन ओमेगा t प्लस 60 डिग्री। तो इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखूंगा? 2 एट द एंगल 60 डिग्री, मतलब मैग्नीट्यूड ले लिया और एंगल ले लिया। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है साइनोसॉइडल क्वांटिटी का। क्या होता है इसमें? इसमें देखिए ये जो ओमेगा है, ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है मेरे दोस्त? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या चीज है? कोई भी वेवफॉर्म कितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है, कितने साइकिल्स पर सेकंड बना रहा है। तो हमारा जो फेजर है उसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। तो ये देखो, ये फेजर क्या करता है? रोटेट करता है ओमेगा रेडियन पर सेकंड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फेजर इज जस्ट अ वेक्टर विच रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा रेडियन पर सेकंड। क्लियर है? देखिए ये फेजर अभी यहां पे था, तो वेवफॉर्म आपकी यहां है। फेजर आपका 30 डिग्री, वेवफॉर्म 30 डिग्री पहुंचा, मतलब फेजर 30 डिग्री घूम गया है। फिर वेवफॉर्म 180 पहुंची, तो फेजर आपका इधर पहुंच गया है। फिर वेवफॉर्म 360 डिग्री पहुंची, मतलब फेजर आपका दोबारा घूम घाम के यहां ही आ गया है। तो फेजर एक बार कंप्लीट साइकिल लगा लेगा, मतलब एक कंप्लीट वेवफॉर्म आपकी बन जाएगी, रोटेटिंग फेजर। तो बेसिकली ये क्या है? रिप्रेजेंट्स ए साइनोसॉइडल क्वांटिटी बाय ए लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज, गलत, क्लॉकवाइज गलत, काउंटर क्लॉकवाइज सही। तो रिप्रेजेंट्स ए साइनोसॉइडल क्वांटिटी बाय ए लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज विद डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी, गलत, विद सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड काउंटर क्लॉकवाइज, ये है सही। बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था पेपर में, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये फिर से याद करने वाला है ना, कि फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस इन अ फ्लोरेसेंट लैंप मेनली अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। फ्लोरेसेंट लैंप के अंदर क्या होता है भाई? लाइट जो पैदा होती है वो किस कलर की दिखेगी, वो डिपेंड करता है किस पे? फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस पे। और ये बेसिकली क्या है? फॉस्फोरस की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग? फॉस्फोरस की। तो फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस इज बेसिकली कोटिंग ऑफ फॉस्फोरस ऑन द इनसाइड साइड, मतलब जो आपकी जैसे ट्यूबलाइट है, फ्लोरेसेंट लाइट है, ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट के अंदर वाली सरफेस पे, जो आपकी कांच की ट्यूबलाइट है उसके अंदर वाली सरफेस पे फॉस्फोरस की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो अब इसमें अलग अलग, और अगर मैंने मटेरियल मिला दिया जैसे कि जिंक सिलिकेट मिला दिया, तो ग्रीन कलर की ट्यूबलाइट की लाइट निकलेगी। कैडमियम बोरेट मिला दिया तो पिंक कलर की निकलेगी। कैडमियम सिलिकेट मिला दिया तो येलोइश पिंक निकलेगी। फिर ऐसे कैडमियम टंगस्टेट है तो ब्लू, और मैग्नीशियम टंगस्टेट है तो ब्लूइश व्हाइट। ये भी भाई याद करने वाली ही चीज है ना। तो ये सारा का सारा डेटा जो है मेरे दोस्त, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मतलब याद होना चाहिए, है ना। अगर ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो फिर पेपर में हमेशा ऐसे 2-3 नंबर लूज कर जाओगे और कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे बाकी सबसे, फिर 1 साल का इंतजार, है ना। अगला क्वेश्चन, स्ट्रिंगिंग चार्ट किसके बीच का ग्राफ है? स्ट्रिंगिंग चार्ट क्या होता है? ये कोई भी कंडक्टर को हम लोग दो खंभों के बीच में जब टांगते हैं तो उसमें क्या आता है? सैग आता है, झोल आता है। तो बेसिकली सैग और टेंशन का ग्राफ है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो कंडक्टर के जो कनेक्शंस है खंबे से वो लूज हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि सर्दियों में सारी चीजें क्या हो जाती है? एकदम कड़क हो जाती हैं, और गर्मियों में सारी चीजें एकदम ढीली हो जाती हैं, है ना। तो गर्मियों में जो टेंशन है, वो तनाव है, वो कम होगा। तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे तनाव घटता है, और तनाव घटेगा तो कंडक्टर लूज होगा, तो ज्यादा लटकेगा तो सैग उसका इंक्रीज होगा। सैग बढ़ेगा और तनाव टेंशन कम होगा टेम्परेचर बढ़ने पे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का ग्राफ है, सैग एंड टेंशन वर्सेस टेम्परेचर। इसे कहते हैं स्ट्रिंगिंग चार्ट।
अगला क्वेश्चन एसी एनालिसिस का क्वेश्चन है। इसमें आपको बोल रहा है एक कैपेसिटर है सी फेराड का, रजिस्टर के साथ कनेक्ट है इन पैरेलल। इस तरीके से बना देंगे आर, और ये आ जाएगा माइनस का जे एक्स सी है ना, या माइनस का जे 1/ओमेगा सी। इसमें करंट आप मान लोगे आईसी, इसमें करंट आप मान लोगे आई आर। तो आई आर क्या होगा मेरे दोस्त, ये होगा वी अपॉन आर, ये वी मान लीजिए। और आईसी क्या होगा, ये होगा वी अपॉन माइनस का जे एक्स सी, या फिर माइनस का जे एक्स सी मतलब माइनस का जे क्या हो जाता है ऊपर जाके प्लस का जे, तो प्लस का जे ओमेगा इंटू सी इंटू वी। जे का एंगल होता है दोस्तों 90 डिग्री, तो ओमेगा सी वी एट द एंगल 90 डिग्री। आपको निकालना है व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। तो ये टोटल करंट निकालना है आई एस, तो ये क्या हो जाएगा आई आर प्लस आई सी, मतलब वी अपॉन आर प्लस का ओमेगा सी वी एट द एंगल 90 डिग्री। इसमें से v आप लोग कॉमन ले लोगे तो क्या ऑप्शन बचेगा मेरे दोस्त, v इंटू 1/r सी अपॉन ओमेगा है, गलत, सी अपॉन ओमेगा सी गलत, ओमेगा आर गलत, आंसर इज डी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटल क्वेश्चन था एसी सर्किट से, है ना। ये बताओ भाई, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो मेन वाइंडिंग है जिसे रनिंग वाइंडिंग कहेंगे, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है जो कि ऑक्सिलरी भी कहलाती है, उनके बीच में कितना एंगल होता है, तो ये कितना एंगल है मेरे भाई, ये है 90 डिग्री का, ठीक है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक टू फेज मोटर होती है, मतलब दो फेज होते हैं, दो वाइंडिंग होती है, इसलिए दो फेज कह देते हैं। दोनों फेजेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ना। ये रहा देखो डायग्राम, देखो एक वाइंडिंग ये रही और दूसरी वाइंडिंग ये रही, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये स्प्लिट फेज मोटर है, ये मोटर का स्टेटर, ये स्क्वायरल केज रोटर है ना, दे रखा है आपको। अगला क्वेश्चन भाई थोड़ा सा क्या कहते हैं कंसेप्ट, मतलब क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। BH कर्व इज ऑल्सो नोन एज, BH कर्व को और क्या कहते हैं, B है फ्लक्स डेंसिटी, H है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आपने पढ़ा भी होगा भाई, अपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा ये तो, या 10th के टाइम पे भी पढ़ा होगा, है ना। ये आता है साइंस के अंदर, BH कर्व फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बीच में कर्व है। कोई भी मटेरियल को जब हम मैग्नेटाइज करते हैं और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसे होता है वो इसमें शो किया जा रहा है ना। यहां से स्टार्ट होता है कर्व, पहले इंक्रीज होता है, ये मैग्नेटाइजिंग करते हैं इसको, ऐसे इंक्रीज होता है, फिर सेचुरेशन आ जाता है, फिर ये डीमैग्नेटाइज करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ रिटेंटिविटी आता है, फिर ये कोएर्सिविटी आता है ना, फिर ये पूरा का पूरा डीमैग्नेटाइज हो जाता है। यहाँ पे फिर से अपोजिट डायरेक्शन में सेचुरेशन आ जाता है, फिर ये इंक्रीज होता है फिर से, और ऐसे कर्व आपका बन जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि BH कर्व को और क्या कहा जाता है, तो मेरे दोस्त इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व। ये मैग्नेटाइजेशन कर्व कहलाता है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है नहीं, क्यूरी पॉइंट कर्व कहलाता है नहीं। अब यहां पर क्या है ना, एक कॉमन कंफ्यूजन भी रहता है कहीं ना कहीं कि हिस्टेरेसिस भी तो यही है। इस कर्व का अगर एरिया निकाल लूंगा मैं, है ना, तो हमें पता चलता है ना कि ये जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा इस कर्व का उतना ज्यादा हिस्टेरेसिस लॉस। तो बिल्कुल सही बात है, वो हम करते हैं, लेकिन क्या हम इसको हिस्टेरेसिस लूप बोल सकते हैं, तो देखिए बोल तो सकते हैं, लेकिन वही है कि दोनों में से ज्यादा प्रेफरेबल कौन सा है, तो ये मोस्ट प्रेफर्ड है दोनों में से। फिलहाल आपको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो BH कर्व के अंदर मैग्नेटाइजेशन कर्व दोस्त ज्यादा प्रेफर्ड कर्व है, ऑप्शन है, और हिस्टेरेसिस लूप इतना प्रेफर्ड नहीं है। कहीं पे अगर हिस्टेरेसिस कर्व दिया जाए कि BH कर्व को क्या हिस्टेरेसिस कर्व भी कहते हैं, तो आप आराम से कह सकते हैं, यस बिल्कुल कह सकते हैं, है ना, क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस भी क्या होता है, मैग्नेटिक रिवर्सल की वजह से जो लॉस आता है वो वही चीज है। तो मोस्ट प्रेफर्ड है मैग्नेटाइजेशन कर्व, है ना, याद रखेंगे इस चीज को, कंफ्यूजन रहता है इसमें। ये क्वेश्चन देखिए, क्रीप एडजस्टमेंट्स इन सिंगल फेज एनर्जी मीटर कैसे करते हैं। एनर्जी मीटर के दो क्वेश्चन आ गए, एक तो वो आया था ब्रेकिंग मैग्नेट वाला, एक ये आ गया। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर में क्रीपिंग क्या होता है, एक नो लोड के टाइम पर एरर है कि भाई घर आप पूरा का पूरा लॉक करके घूमने निकल गए पहाड़ों में, आप लौट के आए सीधे 15 दिन के बाद।
आपने देखा कि भाई जो बिजली की खपत हुई है वो 15 दिनों में तो कुछ हुई नहीं है, लेकिन जब बिल आपके पास आया तो उन 15 दिनों के अंदर भी आपकी कुछ एनर्जी खपत होने की वजह से आपको पैसा भरना पड़ रहा है। तो वो क्या है, एक नो लोड पर होने वाला एरर है कि नो लोड है, घर में कोई करंट तो लग नहीं रही है, कोई भी डिवाइस ऑन नहीं है, पूरी घर की लाइटें बंद है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम हो रही है हमारे मीटर में और हमारी डिस्क घूमे जा रही है। तो उस डिस्क को घूमने से बचाने के लिए, क्रीप करने से बचाने के लिए हमें क्या करना होता है, दो होल्स करने होते हैं उस डिस्क में, इधर और इधर। तो आपने देखा था वो ब्रेक मैग्नेट बनाई थी हमने इस तरीके से, है ना। तो ये ब्रेक मैग्नेट क्या करती है, जब ये ब्रेक मैग्नेट के संपर्क में ये होल आता है तो वो क्या करता है, अपने फ्लक्स की वजह से इसको लॉक कर लेता है, तो ये डिस्क घूम नहीं पाती, है ना। तो इधर भी रहती है, इधर भी एक होल रहता है और एक इधर भी रहता है, तो दो होल्स बना लेते हैं, प्रोवाइड टू होल्स डायमेट्रिकली अपोजिट टू द डिस्क। ये इसका तरीका है क्रीपिंग से निपटने का, ठीक है। चलो भाई, अब देखो क्वेश्चन, which statement about EMF method of finding voltage regulation and select the most appropriate option। तो तीन चार तरीके के मेथड होते हैं, ईएमएफ, एमएमएफ, है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, पोटियर ट्राइंगल। तो ईएमएफ मेथड के अंदर हमें दो ग्राफ बनाने रहते हैं। देखो ईएमएफ मेथड में ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, दो ग्राफ होते हैं, एक ग्राफ होता है ओसीसी, एक ग्राफ होता है एससीसी। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, टू डिटरमाइन। अब ईएमएफ मेथड में इसको कहते हैं सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड भी कहते हैं दोस्त। इसमें हमें जेडएस निकालना होता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से। इसमें दिक्कत यह है कि इसमें सैचुरेशन इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा आ जाती है। वोल्टेज रेगुलेशन बाय ईएमएफ मेथड इज ग्रेटर देन वोल्टेज रेगुलेशन बाय एक्चुअल वैल्यू, और इसीलिए इसको पेसिमिस्टिक मेथड भी मेरे दोस्त कहा जाता है। तो इसके तीन तीन नाम हो गए, पेसिमिस्टिक मेथड, ईएमएफ मेथड, सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड। बोथ ओपन एंड शॉर्ट सर्किट डेटा आर एसेंशियल फॉर अप्लाइंग दिस मेथड। जी हां, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ सिंक्रोनस इंपेडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लार्जेस्ट शॉर्ट सर्किट करंट इज कंसिडर्ड। सिंक्रोनस इंपेडेंस होता है ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। अगर लार्जेस्ट शॉर्ट सर्किट करंट होगा तो इंपेडेंस तो वैसे ही कम हो जाएगा, तो इसमें बोल रहा है लार्जेस्ट वैल्यू, तो ये गलत बोल रहा है। प्रैक्टिकल मशीन में सिंक्रोनस इंपेडेंस कांस्टेंट होता है। जी नहीं, ये भी गलत है, प्रैक्टिकल मशीन में सिंक्रोनस इंपेडेंस वेरिएबल होता है। वोल्टेज रेगुलेशन मेथड मतलब कैलकुलेटेड बाय ईएमएफ मेथड इज मच हायर देन एक्चुअल, ये सही है। तो ए सही है और डी सही है, आंसर इज बी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं आजकल, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ये स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं। इसके लिए आपको सच में काफी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, है ना। ये बताओ, V नॉट फॉर द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इज डैश वोल्ट। प्रोवाइड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड इज 0.3। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 0.3 वोल्ट। तो सिंपली V नॉट कितना आ जाएगा, 19.7 वोल्ट। 3 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा 0.3 का। एक वो क्वेश्चन भी आता है, फिर एक ऐसा भी आ जाता है, तो मिक्स है ये पेपर। फिर एक ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, एक डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन है। इसमें देखो ये करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, 2 IR करंट जा रहा है नीचे, और IR करंट आपका ये रहा। तो इसमें IR नीचे जा रहा है, 2 IR इधर से आ रहा है, तो ये कितना होगा, 3 IR होगा, है ना। KCL के थ्रू IR इधर, 2 IR इधर, तो 3 IR, और 3 IR कितना है, 15 एम्पियर। तो IR कितना आ जाएगा दोस्त, सीधा सीधा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए। और इसी के साथ मेरे भाई ये लेक्चर हुआ आपका समाप्त, ठीक है। अगर अच्छा लगा है और यहां तक आप लोग पहुंच गए हो तो सिंपल सी बात है, अच्छा ही लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कम से कम इतना तो आप लोग सपोर्ट कर ही सकते हैं मेरे भाई। और इससे थोड़ा और ज्यादा अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे भाई इसको शेयर भी कीजिएगा,
ठीक है, जरूर शेयर करिएगा, अपने जूनियर्स को बताइएगा कि भाई इस तरीके से क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आ रहे हैं और इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज आपको चाहिए, तब जाके आपका भाई एसएससी में सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, सो मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, बाय।